हे दोस्तों, हम देख रहे हैं जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर जो सन 2020 में पूछा गया था। पिछले वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन किया था और इस वीडियो की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है क्या, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। उत्तर देना है 250 शब्दों में। इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन exhibits centralizing tendency to maintain unity and integrity of the nation, elucidate in perspective of Epidemic Digest Act 1897, the Disaster Management Act 2015 and recently passed firm acts. Answer in 250 words। तो इस क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं, पहला तो जो आपका संविधान है, संविधान का जो केंद्रीकरण करने की क्षमता, और उसके बाद आपका महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और कृषि अधिनियम। तो इस क्वेश्चन में जो यूपीएससी हमसे कह रही है, जो इसका मेन जो उसका मोटिव है, जो उसका भाव है, वो क्या है? वो इसका भाव यही है कि यूपीएससी जो हमारा संविधान है, ये आपका संविधान अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को अपनाता है। तो महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा कृषि अधिनियम में क्या उसकी अखंडता और एकता को कोई नुकसान पहुंचा है? तो अपने परिप्रेक्ष्य में आप स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका, इसको उत्तर आपको लिखने के लिए महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और कृषि अधिनियम पता होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित सख्त पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। इंग्लिश में जुडिशियल लेजिस्लेशन ऑफ एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एज envisaged in the Indian Constitution. In this concept justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities. Answer in 250 words। So इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि जो आपका न्यायिक विधायन है, ये न्यायिक विधायन जो संविधान में सख्त पृथक्करण का सिद्धांत है, इसका प्रतिपक्षी है। तो न्यायिक विधायन को जो लोग हैं, ये अपनी लोकहित याचिकाएं देते हैं कार्यपालक को दिशा निर्देश देने के लिए। तो इसका न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए आप अपने शब्दों में, वो भी 250 शब्दों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में है, भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता प्रकार कार्यकर्ता कोष की अपनी रचनात्मक व्यवस्था से प्रकार्यात्मक की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को आलोकित कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में The strength and substance of local institutions in India has shifted from their formative phase of functions, functionaries and funds to contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenge faced by local institutes in terms of their functionality in recent time. Answer in 250 words। तो इस क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स है, या जिस पर ये पूरे क्वेश्चन को आप लिखेंगे, स्थानीय निकाय। तो स्थानीय निकाय जो आपके हैं,
ये स्थानीय निकाय अपनी जीविका और अपनी सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए जो कार्य करते थे, इनके जो कार्यकर्ता थे और जो इनका कोर्स था, ये कोर्स रचनात्मक पहले था, इन पर बनाने में ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन अब के समय में ये जो है इनके रचनात्मकता की अवस्था से अभी कार्य करने की अवस्थाओं की ओर स्थानांतरित हुए हैं। तो इनकी क्या चुनौतियां हैं, इनके विषय में बतलाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक उपयोगहीन स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग के रूप में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को अवलोकित कीजिए जहां यह रूपांतरण दृष्टि हो सकता है। उत्तर 250 शब्दों में। तो यहाँ पर जो आपकी ये व्हीकल होती है, इसके व्हीकल के जो पिछला यहाँ एक टायर होता है, ये इसे हम स्टेपनी टायर कहते हैं। तो लोकसभा इस स्टेपनी टायर से ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। तो वे कौन से क्षेत्र व कारक हैं जहाँ पर यह ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है? तो क्षेत्रक मीन्स जहाँ कार्य करती है आपकी राज्यसभा, कारक मीन्स वो कारण कौन कौन से जिसके वजह से राज्यसभा आपकी अब उपयोगहीन स्टेपनी टायर से अधिक सहायक सिद्ध हुई है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है एक आयोग के संविधानिकीकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपका विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग की संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण को और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Which steps are required for constitutionalization of commission? Do you think imparting constitutionality of the National Commission for Women would ensure greater gender justice? The government empowerment in India? Give reasons. Answer in 250 words. इस भी क्वेश्चन के जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं जिनके चारों ओर अपना उत्तर लिखेंगे, पहला है आपका संविधानीकरण और दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ये पता होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का कहने का बेसिकली ये है कि जो संविधान में किसी भी हम संस्था का जो संविधानीकरण करते हैं, इसके कौन कौन से चरण हैं वो बताइए। तो इन चरणों के जानने के बाद आप ये बताइए कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को संविधानीकरण हम कर सकते हैं, ये बताइए आप। अगला क्वेश्चन देखिए। केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में The incidence of intensity of poverty and more important in determining poverty based on income alone in this constant analyze the largest United Nations multi-dimensional poverty index report. Answer into 50 words. तो यहाँ पर ये इसका भी कीवर्ड है आपका पहला गरीबी। आप गरीबी को अच्छे से जानिए और फिर गरीबी पर दी गई संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक को अच्छे से जानिए। तो यहाँ पर जो आपका गरीबी एवं आपतन का जो तीव्रता है, इस पर दी गई संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक को देख के इस पर यह लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इसमें सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और असुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश माइक्रो फाइनेंस एज ए एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज एम्ड एट एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया। इवैल्यूएट द रोल ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन achieving the twin objects along with empowering women in rural India. Answer in 250 words. तो इस क्वेश्चन का भी आपको जो कीवर्ड्स है स्वयं सहायता समूह
और इन स्वयं सहायता समूहों को आप अच्छे से जान लीजिए। पर इनको किस पर्सपेक्टिव में, ये जो स्वयं सहायता समूह है ये किस तरीके से लोगों की दरिद्रता को कम करने में मदद करेंगे। तो यहाँ जो सूक्ष्म वित्त है, जो सरकार का सूक्ष्म वित्त गरीबों के लिए जो आरक्षित है या उन्हें दिया जाता है, वो उनकी परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। तो इन गरीबों के दरिद्रता में स्वयं सहायता समूहों की क्या दोहरी भूमिका हो सकती है, इसके विषय में बतलाइए। ये क्वेश्चन जो आपका है ये भी आप लिख लेंगे जब आप स्वयं सहायता समूह और ये जो गरीबों को दिया जाने वाला सूक्ष्म वित्त है इसके विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अ कंफॉर्मिलिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर 2013 इज इंडेक्स टू restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement, answer into 50 words। जो अभी हाल फिलहाल एक करंट के विषय में जो आपकी सन 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की गई, इसका जो धारणीय विकास लक्ष्य 4 जो 2030 रखा गया, इसके साथ ये विकास के क्रम में है, तो इसके अनुरूपता में है। तो इस कथन का आपको समालोचनात्मक अध्ययन करना। समालोचनात्मक मीन्स आपको इसके अच्छे भी और बुरे भी दोनों नज़रिए बतलाने हैं। तो जो हमारी सन 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है और जो हमारा धारणीय विकास लक्ष्य 4 है, इन दोनों को अच्छे से आप जानकारी प्राप्त कीजिए और इसका उत्तर इन्हीं पे आप लिख देंगे बहुत अच्छे से। चतुर्भुजी सुरक्षा संवाद क्वाड वर्तमान समय स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है। विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फॉर्म अ मिलिट्री अलायंस इज प्रेजेंट टाइम्स डिस्कस, आंसर इनटू 50 वर्ड्स। जो आपका ये है चतुर्भुजी सुरक्षा संवाद क्वाड, ये वर्तमान समय में सैनिक गठबंधन के रूप से अब ये व्यापारिक गुट में परिवर्तित हो रहा है। तो इसकी विवेचना कीजिए आप 250 शब्दों में। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, भारत रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है। हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील्स ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, आंसर इनटू 50 वर्ड्स। तो ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन है जो भारत और रूस के रक्षा समझौतों से संबंधित है, और वहीं पर भारत के समझौते अमेरिका के साथ जो हैं इनके मध्य के विषय की कड़ी को आप एक प्रकार से तुलना करके बताइए। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड सो मच।